Hello students, now in this video we are going to do a very important question और ये आपके बोर्ड में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। इससे पहले हमने जब सेल्फ इंडक्शन किया था तो वहां भी हमने लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था। तो जब हमने क्वेश्चन था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड और यहाँ हमारा क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो जब भी हमसे सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन सोलेनॉइड का पूछा जाता है तो एक्चुअली वो हमसे चाहता है कि सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, उसको लेंथ और एरिया के टर्म में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये सेंस होती है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं रहता है, बच्चे पजल्ड होते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड तो यानी हमें L को रिप्रेजेंट करना होता है इन टर्म ऑफ एरिया एंड लेंथ, और अगर आपसे पूछा जाए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड तो यानी हमें M को रिप्रेजेंट करना है L और एरिया के टर्म में। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, तो हमसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया है टू लॉन्ग सोलेनॉइड का, यानी हमें M को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ लेंथ एंड एरिया। तो लेट स्टार्ट द टॉपिक। बहुत इजी है, तो जरा ध्यान देना, ये हमने दोनों केस ले लिए हैं। एक बार इसमें करंट देंगे तो इसका इंड्यूस, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस, और कॉइल 2 में करंट चेंज करेंगे तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जरा ध्यान देना, यह करंट चेंज हो रहा है कॉइल C1 में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका आएगा, C2 का, यानी M2 म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा फ्लक्स चेंज इनटू अपॉन I1। ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किए थे। और अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है किसका, कॉइल 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, तो फ्लक्स किसका आएगा, कॉइल 1 का, जिसका इंडक्टेंस उसी का ही फ्लक्स। और जबकि करंट किस में चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है I2 में। देयर इज अ चेंज इन करंट इन सेकंड कॉइल। यह करंट में चेंज किसका है, I1 का। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो जरा ध्यान देना, ये जो फ्लक्स है 2 का, ठीक है, ये है फॉर वन टर्न। किसके लिए, ये वन टर्न के लिए। दिस इज द फ्लक्स फॉर वन टर्न, ठीक है, वन टर्न ऑफ कॉइल 2, वन टर्न ऑफ कॉइल 1। ये जो फ्लक्स है ये कॉइल 2 का एक टर्न के लिए है। Φ1 क्या है, कॉइल 1 के एक टर्न के लिए जो फ्लक्स है एक टर्न के लिए है। तो यानी अगर मुझे चाहिए n टर्न के लिए, फॉर n टर्न, ठीक है, ऑफ कॉइल 2, फॉर n टर्न ऑफ कॉइल 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, जो कॉइल 2 है, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N2, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ टर्न, N1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Φ2 की N2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहां पर M12 इज इक्वल टू, ये फ्लक्स है एक टर्न के लिए, तो मान लीजिए यहां नंबर ऑफ टर्न N1 है, यहां पर कितने हैं, N2, तो यहां पर क्या हो जाएगी, N1 की, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स। नंबर ऑफ टर्न से, ये एक कॉइल एक टर्न के लिए, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल फ्लक्स आ जाएगा I2। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। M21 इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फील्ड इनटू एरिया। सभी को मालूम है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए, जो कि यहां 2 है तो यहां भी क्या आ जाएगा, 2 N2 ओवर I1। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही M12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B1
A1 N1 ओवर I2। ये बात समझ आ गई? चलिए अब जरा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ी सी बात समझिए। मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 2। तो प्यारे बच्चे एक बात बताइए, कॉइल 1 में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बनता है B1, तो यही, और कॉइल 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या बनता है? B2। तो जो कॉइल 1 का मैग्नेटिक फील्ड है वही तो कॉइल 2 में जा रहा है। देखिए जितना कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड बना वही किस में जा रहा है? 2 में। तो B1 B2 किसके बराबर हो जाएगा? B1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉइल 2 में मैग्नेटिक फील्ड कहां से रहा है? 1 से ही तो आ रहा है। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? M21 इज इक्वल टू B1 A2 N2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बस यही ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ही P1 यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 2। तो ध्यान देना, करंट किस में चेंज किया? कॉइल 2 में। तो मैग्नेटिक फील्ड किस में बनेगा? कॉइल 2 में। और वो किस में से, वो बना किस में? 2 में। तो जिसमें बना वही तो नेबर वाली कॉइल में जाएगा। C1 को कितना मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा? जो C2 में बना। क्लियर हो गई बात? तो यानी B1 किसके बराबर हो जाएगा? B2 के बराबर ही तो हो जाएगा प्यारे बच्चों। भाई करंट में चेंज कॉइल 1 में, तो फील्ड किस में बना? कॉइल 1 में, वही तो किसके पास जाएगा? कॉइल 2 के पास जाएगा। यहां करंट में चेंज किस में हुआ? कॉइल 2 में। फील्ड किस में बना? कॉइल 2 में। तो वही तो किसके पास जाएगा? C1 के पास जाएगा। क्या ये बात समझ में? तो कॉइल 2 किसका मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगी? कॉइल 1 का। तो B2 क्या हो जाएगा? B1। और कॉइल C1 किसका मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा? C2 का। तो B1 इज इक्वल टू B2। क्या ये बात समझ में आ गई? बस यही मेन पॉइंट है। तो यहां B1 की जगह आप क्या कर सकते हो? B2, क्योंकि ये इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यहीं से तो आ रहा है। तो क्लियर हो गया? A1 N1 ओवर I2। इज दैट क्लियर? चलिए M21 अब बता सकते हो, यहां करंट में चेंज, ये करंट I1, तो कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा? म्यू नॉट N1 I1। ये तो सोलेनॉइड का बेसिक फॉर्मूला है, किसी भी सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? म्यू नॉट NI। क्लियर हो गया? तो यहां N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और वो क्या होगा? N1 ओवर L। और L क्या होगी? इसकी लेंथ। क्या ये बात समझ आ गई? फ्लक्स Y1, नंबर ऑफ टर्न N1। इज दैट क्लियर? तो यहां जो, अच्छा यहां पे फ्लक्स Y2 था, नंबर ऑफ टर्न N2 थे। तो जरा ध्यान देना, B1 किसके बराबर है? म्यू नॉट I1, म्यू नॉट N1 I1। तो B2 भी किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट N1 I1 के बराबर हो जाएगा। तो B1 की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट N1 I1। B की वैल्यू पुट कर दी, एरिया A2 N2 ओवर I1। क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? इसका फ्लक्स Phi2, इसके नंबर ऑफ टर्न N1। चलिए ऐसे इधर देखिए, M12 B2 की वैल्यू क्या होगी जरा बताइए। पहली बात तो कितना होगा ये B2 बताइए। ये B2 बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ठीक है। इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? म्यू नॉट N2 I2।
देख लीजिए इसके अंदर कितना वैल्यू डिफरेंट बनेगा, क्या ये बात समझ आ गई। और B1 B2 के बराबर है, तो B1 की वैल्यू भी यही हो जाएगी म्यू नॉट N2 I2। तो रखिए वैल्यू B2 की म्यू नॉट N2 I2, B2 की वैल्यू रख दी। एरिया A1, नंबर ऑफ टर्न N1 ओवर I2। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो M21 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 A2 N2। यहां से ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N2 A1 N1। इज दैट क्लियर? चलिए अब जरा N2 की वैल्यू देखिए। मान लीजिए इसकी लेंथ है L, तो जब N2 को L से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बात समझ आ गई? या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, L से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, M21 म्यू नॉट N1 A2, और N2 को क्या लिख देंगे, N2L, यानी M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2L। देख लीजिए ऐसे ही M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 A1। N1 की वैल्यू देखिए, मान लीजिए इस कॉइल की लेंथ कितनी है, L, दोनों की लेंथ सेम ले लेते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, टोटल टर्न वो कितने हैं, N1, तो वो क्या हो जाएगा, N1 इंटू L। स्मॉल n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये आप समझते हो, तो यहां हो जाएगा N1L। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी M12 की म्यू नॉट N1 N2 A1 L। देख लीजिए तो आपने M1 की वैल्यू निकाल ली और M2 की वैल्यू निकाल ली। तो इसमें अगर हम एक बात देखें प्यारे बच्चों, यहां सब कुछ सही है, म्यू नॉट N1 N1 N2 N2 L, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। अगर हम यहां देखें, हमने M1 और M2 दोनों की वैल्यू निकाली, तो यहां तो आया म्यू नॉट N1 N1 N2 N2 L L, बस एरिया फर्क आया, ठीक है। यहां पर एरिया 1 और यहां पर एरिया क्या है 2। तो अगर हम दोनों, अब यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर दोनों का एरिया क्या ले लें, कॉमन ले लें। अब कॉमन एरिया आप कैसे ले सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि ये दोनों कॉइल का एरिया क्या हो, सेम हो। एक कॉइल का एरिया कम भी हो सकता है, एक कॉइल का एरिया ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां एक चीज होती है, जरा समझना, देखना प्यारे बच्चों। मान लीजिए एक कॉइल का एरिया ये है और दूसरा ये है। मान लीजिए ये हो गया A1 और ये एरिया हो गया A2, और एक केस ये भी हो सकता है कि ये एरिया हो गया A1 और ये एरिया हो गया A2। कोई सा भी एरिया, कोई सी भी कॉइल बड़ी हो सकती है, कोई सी भी कॉइल छोटी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, कौन सा एरिया लेते हैं, हम जो छोटे वाला एरिया होता है उसको कंसीडर करते हैं। बात समझ आ गई? क्योंकि उतना तो फ्लक्स दोनों में क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। बात समझ आ गई? तो we take smaller area, तो हम क्या लेंगे, स्मॉलर एरिया लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपने सब कुछ लिख लिया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ने वाले हैं, चलिए। होप यू ऑल हैव रिटन दिस, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूं एक बार।
सा अगर इसमें आप ध्यान लगाएंगे तो बहुत ही इजी डेरिवेशन है, ये ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को एक दो बार देखना पड़ेगा आपको रिपीट करके, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें प्यारे बच्चों, जो छोटा वाला एरिया होता है हम उसको लेते हैं, ठीक है। क्यों? यहां से देखिए एटलीस्ट कौन सा फ्लक्स कॉमन होगा। देखिए इसमें A1 का फ्लक्स, इसमें A2 का फ्लक्स, लेकिन जितना फ्लक्स A2 में है उतना तो A1 में होगा ही होगा। ऐसे ही A2 का फ्लक्स और A1 का फ्लक्स, तो जितना फ्लक्स A1 के पास है उतना तो A2 के पास होगा ही होगा। तो कॉमन फ्लक्स क्या होगा या कॉमन एरिया क्या होगा, जो छोटे वाला होगा, तो वही हम इस चीज को लेते हैं। तो we take smaller area as common, we get, तो हमें क्या मिल जाएगा, M12 is equal to mu naught N1 N2 L A, ठीक है। और जो छोटा एरिया है लेट स्मॉलर एरिया, अब हमें नहीं मालूम छोटा एरिया A1 है या A2 है, तो जो भी छोटा एरिया है उसको हमने क्या ले लिया, A ले लिया, ठीक है ना। M21 is equal to mu naught N1 N2 L A, hence M12 is equal to M21। तो ये जो छोटा एरिया है वो A1 भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, हमें क्या मालूम कौन सी कॉइल बड़ी है कौन सी कॉइल छोटी है, मतलब किस कॉइल का एरिया बड़ा है। लेकिन जो पहली कॉइल है उसका भी एरिया छोटा हो सकता है, जो दूसरी कॉइल है उसका एरिया भी क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो हम जो भी स्मॉलर एरिया होगा उसको हम क्या लेंगे, A ले लेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन आई है 1 और 2, ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2, तो वो हमें इस फॉर्म में मिलेगी। बस A1 A2 की जगह लिख लिया, A ले लिया, तो हमें क्या मिला, M12 is equal to M21। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहे पहली कॉइल में करंट फ्लो कराएं और दूसरी कॉइल में इंड्यूस करंट ले लें, या दूसरी कॉइल में करंट फ्लो कराएं और पहली कॉइल में क्या ले लें, इंड्यूस करंट ले लें, यानी दोनों कॉइल एक दूसरे का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस करती है वो इक्वल करती है। बात समझ आ गई। तो हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू नेबर कॉइल इज सेम, ठीक है। अगर आपने दो कॉइल ली है C1 और C2, हमने C1 में करंट चेंज किया और C2 में म्यूचुअल इंडक्शन किया, हमें कुछ मिला। हमने अब C2 में करंट को चेंज करा और C1 में म्यूचुअल इंडक्शन लिया, पता चला दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये बात समझ आ गई? ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, तो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल सोलोनॉइड, ठीक है मेरा बच्चा। ओके, तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड, नंबर 1, एक तो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, ठीक है। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, और किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इन पे डिपेंड करता है, और सबसे ज्यादा डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन यानी दोनों कॉइल किस तरह से रखी हुई हैं, ठीक है ना। नंबर 3, ओरिएंटेशन ऑफ
कॉइल्स, यानी दोनों जो कॉइल है वो किस तरह से रखी हुई है। तो इसको जरा समझ लीजिए, मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसको रब करते जरा। किस तरह से, देखिए, अगर दोनों कॉइल एक दूसरे से पैरेलल हैं, इफ बोथ द कॉइल आर पैरेलल टू ईच अदर, मान लीजिए C1 है और ये C2 है, ठीक है। तो उस केस में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस केस में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। और अगर ये दोनों कॉइल एक दूसरे के क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, C1 और C2, तो इस केस में जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो मिनिमम होगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर मैक्सिमम, और अगर एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दैट केस m की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। क्लियर हो गया? दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। बात समझ आ गई? ओके। दूसरी बात डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस, कॉइल जितना ज्यादा पास पास होंगी म्यूचुअल इंडक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, और कॉइल जितना दूर होंगी म्यूचुअल इंडक्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्यों? कॉइल अगर पास पास होंगी तो एक के अंदर जो फील्ड बना है वो आसानी से दूसरे में पहुंच जाएगा, यानी दोनों कॉइल एक दूसरे के फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या इजीली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अगर वे दूर दूर होंगी तो वे एक दूसरे के फील्ड को महसूस ही नहीं करेंगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। तो ये भी एक पॉइंट ये बन जाएगा, इफ कॉइल आर क्लोज M is high, or if coil are apart M is low, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दो कॉइल एक दूसरे से दूर जा रही है तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होता चला जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, कॉइल के एरिया पर, नंबर ऑफ टर्न पर, ओरिएंटेशन यानी कॉइल कैसे रखी हुई है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, बात समझ आ गई, और पास पास है या दूर दूर है। क्या ये बात समझ आ गई? हम दोनों कॉइल को किस तरह से रखते हैं, इसको हम बोलते हैं कपलिंग। एक वर्ड होता है कपलिंग। 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए कपलिंग क्या होता है, दो कॉइल को हम किस तरह से रखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग। अरेंजमेंट ऑफ कॉइल इज नोन एज कपलिंग, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ कॉइल, टू कॉइल, समझे बात है भाई। तो ये पैरेलल कपलिंग, ये परपेंडिकुलर कपलिंग। क्या ये बात समझ आ गई?